हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय शो लेट्स टॉक विद प्रिंस। आज के शो में हमारे मेहमान हैं बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे संतोष याग्निक जी। संतोष याग्निक जी कई फिल्मों में काम कर मुरैना से जब से आए स्त्री और वध। आइए जानते हैं इनके फिल्मी सफर के बारे में। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉक विद प्रिंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने शो पर एक नए कलाकार को लेकर के आते हैं और उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। इसी तरह से आज के हमारे मेहमान हैं संतोष याग्निक जी। संतोष याग्निक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। थोड़ा सा नया है, इसलिए हो जाता है भूल चूक माफ। तो पहली बात तो मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। संतोष याग्निक जी को आपने लुका छिपी फिल्म में देखा होगा, वध फिल्म में देखा होगा, और अभी लेटेस्ट इनकी फिल्म आई है डकैत ऑफ धौलपुर, और नेटफ्लिक्स पे लस्ट स्टोरी 2 पर। और इसी तरीके से ये काली काली आंखें और भी बहुत कुछ फिल्मों में ये काम कर चुके हैं और पुराने रंगकर्मी भी रहे हैं। तो संतोष याग्निक जी, आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम में टॉक विद प्रिंस में। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष याग्निक आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार प्रणाम। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार प्रिंस जी का हूँ जिन्होंने मुझे याद किया, और इनसे मैं काफ़ी प्रभावित भी हूँ। और प्रिंस जी का मेरी तरफ से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और तहे दिल से उनको मैं इस चीज़ का शुभकामनाएं करता हूँ कि इन्होंने जो प्रोग्राम जो शूट कर रहे हैं इंटरव्यू का, तो मुझे इनका आइडिया बहुत अच्छा लगा और उनका दिल से मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद याग्निक जी। और याग्निक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका एक छोटे से शहर ग्वालियर से, जो कि कहीं तक इसका कोई ज़्यादा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है बॉलीवुड से, लेकिन आप यहाँ पर जन्मे और आपने एक सपना देखा कि मैं फिल्मों में एज ए हीरो बनूंगा, एज ए आर्टिस्ट बनूंगा। तो कैसे आपने सोचा, और मतलब कैसे आप हिम्मत करके बॉम्बे गए और फिल्मों में काम किया? ये तो उस समय की बात है कि मैं एक्चुअल में दर्शकों को ये बताना चाहूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि ग्वालियर जो है, मैं 98 में ग्वालियर में आया था। एक्चुअल में मेरा जन्म स्थान है डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश। तो गांव का नाम है बंगरा। तो मेरे पापा जी आर्मी में इस समय यहाँ पदस्थ थे, नायब सूबेदार की रैंक पर। तो मैं 98 में यहाँ आया था। एक्चुअल में ये मेरा सपना बचपन का सपना था। मैं चाहे तो ये कह लूँ कि मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, तभी मेरे दिमाग में था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँगा। उस समय मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ है 25/4/73, 1973 का मेरा जन्म है। और समथिंग 98 में तो मैं यहाँ पर आया ग्वालियर में। तो मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं इस लाइन में कैसे जाऊँ। 2013 में मैंने राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी जो अपने ग्वालियर में है, तो थिएटर डिप्लोमा करवाती है जी। तो मुझे मौका मिला और मैंने एडमिशन लिया। तो 2014 में पास आउट हुआ और वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। और 2015, 16, 17, 18, कहने को मतलब ये कह लें कि मैंने स्टार्टअप किया भोपाल से। तो भोपाल में बहुत सारे ऑडिशंस वगैरह दिए, और मुंबई ऑडिशंस दिए, दिल्ली ऑडिशन देने गए। तो 14, 15, 16, 17 ये 3-4 साल मेरा मतलब ये कह लें कि बहुत स्ट्रगल में गया। और मैं ये भी कह सकता हूँ स्ट्रगल तो हर बंदा कर रहा है इस लाइन में। अगर जैसे कोई कहे कि मेरा स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता हूँ। हर किसी बंदे का इस क्षेत्र में स्ट्रगल है। हाँ, ये मानता हूँ किसी का परिस्थिति परिस्थिति में किसी का बैकग्राउंड अच्छा है तो उसको वो स्ट्रगल खलता नहीं है। किसी का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डाउन है तो उसको बहुत ज़्यादा खल जाता है। तो 2018 से मुझे काम मिलना शुरू हुए, और जैसे कि मुझे पहला काम मिला एपिक पर, जो लुटेरे बैंडिट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका ट्रेलर 1 महीना टीवी पर चला था।
तो पहली बार मुझे जब काम मिला था एपिक पे तो मैं बहुत खुश था, और हमारे साथी लोग ने हमको शुभकामनाएं बधाई दी। इस तरह से सिलसिला मेरा चलता रहा। तो बताने को मैं ये भी बता दूं कि पहली फिल्म मिली मुझे लुका छुपी, जो पर्दे पे आई। लुका छुपी आप सभी ने देखी होगी लुका छुपी, और उसमें भाई साहब का बहुत ही बढ़िया शानदार कैरेक्टर था। भाई साहब उसमें आप कुछ अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे, वो मारती थी आपको, नहीं? हाँ, वो ऐसा है कि उसकी जो स्टोरी है तो एक दब्बू पति की है, जो मतलब जैसे एक पति होता है ना जो अपनी पत्नी को डरता है, तो मतलब जो है जैसे यार दोस्त आ जाते हैं, वो पत्नी उसकी नहीं रहती है, जैसे किचन में है, दोस्त वगैरह आए हैं मिल रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी बातें मारता है, मैं ये हूँ वो हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जैसे पत्नी उसकी दिखती है तो एकदम डर जाता है। तो कहने को मतलब दब्बू पति का मतलब उसमें किरदार था। तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय भी बहुत किया है। तो आपको सुपरस्टार कार्तिक आर्यन के साथ में भी आप हाँ, काम कर चुके हैं जी। कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, अपर शक्ति खुराना जी इसमें मेरे साथ में डायलॉग डिलीवरी केमिस्ट्री में थे। और आपने संजय मिश्रा जी के बारे साथ में भी काम किया है। हाँ, दूसरी फिल्म में मुझे मिली है वध। तो वध फिल्म की कास्टिंग मेरी मुंबई से डायरेक्ट प्रोड्यूसर सिमरत कौर मैम जी हैं, उन्होंने ऑनलाइन किया था मुझे कास्ट। तो वह फिल्म का एक्सपीरियंस मुझे बहुत लाजवाब रहा। वो इसलिए रहा कि मेरा डायलॉग डिलीवरी टोटल पूरी संजय मिश्रा दा के साथ में था, जिनको मैं सपने में देखता था। वो घर पे बोलता था कि मैं काश इनके साथ में कभी काम कर सकता हूँ, और वो सपना पूरा हो गया। और थैंक्स गॉड आप लोगों की कृपा से मतलब वो हमारा सपना पूरा हुआ। तो संजय मिश्रा के साथ में जो मैंने रिक्शा चालक का जो कैरेक्टर किया है वो फैमिली कैरेक्टर है संजय मिश्रा के साथ में, रियलिस्टिक स्टोरी है ये। तो वह फिल्म का तो 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है जी। तो मतलब थैंक्स गॉड, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उस पिक्चर में काम किया वध में, जो अवार्डेड फिल्म है। उस संजय मिश्रा दा से मुझे, चलो मेरा सपना तो पूरा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि उनसे मुझे सीखने को बहुत मिला, जो शायद है कि मतलब मैं कहूँ मैं लाइफ में नहीं सीख पाता। तो संजय मिश्रा दा के साथ में जब बैठता था, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं मतलब इंटरव्यू में नहीं कहना चाहता हूँ, कि मुझे मालूम चल गया कि एक्चुअल में क्या नाम बोले, एक्टिंग की एबीसीडी होती क्या है, मतलब एक्टिंग क्या है, मतलब सारा ज्ञान मुझे कहने का मतलब ये है कि संजय मिश्रा जी से आपने बहुत कुछ सीखा है, और आपने कीर्ति सेनन के साथ में काम कर लिया, कार्तिक आर्यन के साथ में काम कर लिया, नीना गुप्ता जी के साथ में काम कर लिया, संजय मिश्रा जी के साथ में काम कर लिया, और अभी आपकी डकैत ऑफ धौलपुर आई थी जिसमें आप डकैत बने थे, बंदूक लेकर के खड़े हो जाते थे एक। तो भाई साहब वो तो आपकी थिएटर रिलीज फिल्म थी, वध के साथ में वो भी अभी रिलीज हुई थी। हाँ, वो डकैत ऑफ धौलपुर का ऐसा है कि डकैत ऑफ धौलपुर एक फिल्म बहुत अच्छी कमाल की फिल्म थी, और मैं कहने को कह लूँ कि इसमें थोड़ा समय लग गया ऑल इंडिया रिलीज होने में। तो ये पैन इंडिया रिलीज थी, पैन इंडिया से ऑल इंडिया हुई, तो जिसमें मेरा लीड कैरेक्टर जग्गा बेलंका था। तो एक्चुअल में जो जग्गा का जो कैरेक्टर किया तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था ये। तो मैं कहना चाहूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से, जो भी कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंसियां जो हमारा ये इंटरव्यू अगर देखें, तो मैं अपने दिल की बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। कि लोग बाग जानते हैं मैं कॉमेडी में ज़्यादा शूट करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या चलता है एज ए विलन, अगर विलन में मुझे मौका दिया जाए तो मैं बहुत ही कमाल का पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। और जैसा कि आपने डकैत ऑफ धौलपुर में देखा होगा कि डकैत ऑफ धौलपुर में तो मैं फ्री स्टाइल विलन था, तो उसमें मैंने दिल से काम किया। और जो अपना 8 मार्च को ऑल ओवर इंडिया हुई थी, जो आइनॉक्स पीवीआर में लगी थी, आप सभी लोगों ने देखी होगी। बहुत बढ़िया फिल्म थी, हमने देखी थी, और आप अपने सारे सह सहयोगी जो भी थे उनके साथ में फिल्म देखने के लिए गए थे, हमने आपकी काफी पोस्ट वगैरह भी देखी थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? मतलब आपको ऐसा डकैत बनना ही पसंद आता है क्या? देखो, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ कि यदि मुझे मेरे मन का कैरेक्टर मिले तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ही शिद्दत के साथ विद कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर ही आपको अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन बॉलीवुड में जहाँ तक मेरे को जज किया जा रहा है तो ऐसी कॉमेडी में जज किया जा रहा है। कोई बोलता है, बोलने को तो संजय मिश्रा दा ने जब मीटिंग फर्स्ट डे थी तो स्पष्ट आते ही मैं
अभी ऑनलाइन बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में बोल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एंट्री मारी फर्स्ट डे को शूट पे, तो संजय मिश्रा था ने यही बोला डायरेक्ट, आ गया मेरा विजय राज, जो विजय राज आर्टिस्ट है। विजय राज जी से आपकी तुलना की गई। कोई विजय राज के साथ में तुलना करता है, तो मैंने तुरंत कहा नहीं दादा, मुझे विजय राज नहीं, मैं संतोष याग्निक हूँ, मैं संतोष याग्निक ही बनना चाहता हूँ। तो दादा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम संतोष याग्निक एक दिन बहुत बड़े संतोष याग्निक बनोगे। इसके लिए मैं दिल से दादा को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। भाई साहब, जैसा कि मैंने आपके बारे में जानता हूँ कि आपने पहले डिप्लोमा किया जी थिएटर में। अब बहुत से बॉलीवुड में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मतलब सिनेमा मतलब ये एक्टिंग वगैरह की कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करी है, कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं किया है, डायरेक्ट वो एक्टर बन गए, है ना। तो इसका कहीं लूप फॉल भी मिलता है क्या? यदि आपने पढ़ाई नहीं करी और डायरेक्ट आप जाकर के एक्टिंग कर रहे हो, तो कुछ इसका बेनिफिट मिलता है कि कहीं लूप फॉल भी मिलता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल का मैं इंतजार कर रहा था। ये लॉजिकल आज के स्थिति में जो देखा जाए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो अक्सर ऐसा हो रहा है कि लोग बाग या हमारे युवा, ये नई पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो आपका सवाल है कि मतलब जो है इस लाइन में डिप्लोमा करके जाना चाहिए या विदाउट डिप्लोमा बिना सीखे जाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है 8 साल के अभी कार्यकाल में, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बिना सीखे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज करो ड्राइविंग है, अब अपन को चलाना आती नहीं है, वो गाड़ी दे दी, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उसको चलाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंट कर दोगे। सही है, बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार से मैं इसको मानता हूँ कि आपको एक शौक, क्योंकि ये माया नगरी है, सिनेमा है, तो हर किसी को लगता है मैं सुपरस्टार बन जाऊं, तो इतना आसान नहीं है इसमें, और इतना कठिन भी नहीं है। ये भी मैं नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा हूँ कि अगर जैसे कोई कहता है इतना आसान नहीं है, बहुत सारे इंटरव्यू हम सुनते रहते हैं, हम उनका आर्टिस्टों का नाम नहीं लेंगे, कि वो कहते हैं इतना आसान नहीं है इस लाइन में काम करना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतना कठिन भी नहीं है इस लाइन में काम करना, क्योंकि आप पूरी तैयारी के साथ, तैयारी मीन्स आपने जो प्रॉपर तरीके से जो इंटरव्यूज हैं, जैसे हमारे नसरुद्दीन शाह दादा हैं उस सर का, उनका आप इंटरव्यू देखिए, और बहुत सारे लोगों का, अनुपम खेर साहब का देखिए, नवाज भाई का देखिए। तो मतलब उन्होंने स्पष्ट बोला है कि मतलब इतना ये काम जो है, तो आप पूरा प्रॉपर तैयारी करके आओ। जैसे सपोज करो हमको अब गेम ही ले लीजिए आप, कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपन कैसे उसमें कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल सही। जैसे कोई भी गेम खेलते हैं अपन सीखते तो हैं, तो ऐसे ही ये गेम है कि हम लोग जैसे एज ए एक्टर बनना चाहते हैं, तो एज ए एक्टर में क्या क्या हमको सीखना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें स्ट्रगल के तौर पे जो अपने लोकल में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनती रहती हैं, तो उनमें जाके अपनी शॉर्ट फिल्मों में एक्सपीरियंस लो। और दूसरा हमें सीखने का एक माध्यम होता है सबसे बढ़िया नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक से कि यही बंदे का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। वो थिएटर है और बहुत सारे प्ले है, वो करके पूरी तैयारी करके इस लाइन में अपना मतलब ऑडिशंस देने जाओ। और आपको ये लगना चाहिए, जैसे बहुत से लोग हमने ये भी देखा है प्रिंस भाई जी, कि कई बंदे मैंने देखे हैं जो भोपाल से हैं और भी हैदराबाद से हैं, उत्तराखंड से हैं, जो हालांकि आज ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो कई लोगों का क्या होता है कि ऑडिशन क्लियर कर लेते हैं। वो जैसे ऑडिशन देने गए तो ऑडिशन क्लिप उनकी जो बनती है इतनी वाइब और इतनी अच्छी बनती है कि यार ये बंदा तो काम करेगा। और मैंने देखा वही बंदा हमको मतलब जो है सेट पे मिला, तो सेट पे कम से कम 10 रीटेक कर रहा है, तो डायरेक्टर भी नाराज हो रहा है। तो कहने का मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिशन अच्छा कर लेते हैं, उस सिनेमा में जब वहां तामझाम लगा देखते हैं ना, तो कैमरा वगैरह पूरा, तो उनका पता नहीं मतलब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, हाँ, वो फेल हो जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि एक्टिंग, देखो एक्टिंग मतलब एक चीज मेरे अनुभव से होती है कि एक्टिंग मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सीख ना सको, और एक्टिंग जो सिखाता है कोई सिखा नहीं सकता है, एक्टिंग खुद सीखी जाती है। और दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि एक्टिंग कोई ऐसी भी चीज नहीं है जिसको सीखी जाए, हर बंदा एक्टर है, हर बंदा एक्टर, हर बंदा एक्टर। देखो एक बच्चा होता है, वो भी टॉफी मांगता है अपने
डैडी से नहीं 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 प्लीज मुझे टॉफी दे दो दे दो। तो वो कैसे एक्टिंग कर रहा है टॉफी लेने के लिए, तो यही एक्टिंग है। और रियलिटी जो होती है वो एक्टिंग रहती है। वो हर बंदे को मतलब पूरी तैयारी के साथ, जैसे थिएटर हुआ और अपने शोज वगैरह हुए, शॉर्ट फिल्में वगैरह हुई, तो अनुभव लेके ही जो बॉलीवुड के प्रोफेशनल ऑडिशन है उनको अटेंड करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, एक आर्टिस्ट के इंटरव्यू में मैंने सुना था, जो सबसे अच्छा झूठ बोल लेता है वही एक सबसे अच्छा आर्टिस्ट होता है। हाँ देखो, इसको हम उस जगह पे नहीं लेंगे। झूठ झूठ एक कहावत ही बहुत बुरा लगता है, झूठ बोलना मतलब एक सुनने में ही बड़ा वर्ड लगता है झूठ। तो मैं यही बोलूंगा कि एक एक्टिंग क्या है, एक इमेजिंग है। मतलब एक हम इमेज कर रहे हैं, जैसे ईश्वर गॉड को हम याद करते हैं कि भोले बाबा, मैं भोलेनाथ की शरण में हूँ, तो ये उनसे टच होते हैं। तो ऐसे हम एक क्या है, इमेजिंग होती है कि हम कैरेक्टर से टच होने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक शराबी हूँ तो मैं शराबी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या टचमेंट होता हूँ कि मैं एक शराबी, मतलब ऑन कैमरा तब आप शराबी। हाँ हाँ, तो कैमरा मतलब जो है एक अपने आप को इमेजिन करना है, कैरेक्टर को सोचना और उनके टचअप में रहना एकदम। तो ये इमेजिंग हर कैरेक्टर को होना चाहिए। अभी सर जी आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होने वाले हैं, जो थिएटर में रिलीज होने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो, मैं आपको प्रिंस जी ये कहने में आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट को हम अभी गुप्त रखेंगे, मतलब हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं बोल पाएंगे, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मतलब प्रोडक्शन में, कि कहीं सेंसर नहीं हो पा रहा है, कहीं कहाँ लटके हुए हैं, और पता पा रहा है हम इससे इंटरव्यू में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। लेकिन थैंक्स गॉड आप लोगों की कृपा से अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरे पास 3 है, तो जैसे ही आएंगे आप लोग सभी लोग देखना इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी थिएटर में रिलीज होने वाले हैं हमारे संतोष याग्निक जी का। संतोष याग्निक जी, आपने रीजनल सिनेमा में भी काफी काम किया है, जैसे विजय तिवारी जी की फिल्मों में कई आपने काम किया है, और एक विजय तिवारी जी की फिल्म थी जिसके अंदर आप पागल बने हुए थे, पागल आशिक टाइप के कुछ बने हुए थे, नहीं वो कपड़े वपड़े आपके फटे हुए थे, मैंने देखा था। और आप लोग भी जाकर के विजय तिवारी जी के यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। तो हाँ, ये कई फिल्मों में हो कहने का मतलब है कि ये बोलेंगे हम, अभी हम ये शब्द बोल रहे हैं कि स्ट्रगल पीरियड का टाइम था जी। तो स्ट्रगल एक आर्टिस्ट का कभी खत्म नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं होता। आज जीवन जब तक उसकी सांसें होती हैं वो लड़ता रहता है, ठीक है। एक सफलता के लिए लड़ता है, सफलता पाने के लिए लड़ता है, सफलता जब मिल जाती है तो उसको बरकरार रखने के लिए भी वही स्ट्रगल होता है। तो विजय तिवारी जी के साथ में जो मुरैना से हैं, तो उनके साथ में मैंने 1 नहीं 2 नहीं 6 प्रोजेक्टों में काम किया, और शॉर्ट फिल्में वो काफ़ी अच्छा काम करने लगे हैं। अब तो उनको OTT प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड हो गया है, उनके कुछ जो काम है जो OTT प्लेटफॉर्म पे आने लगे हैं। तो उनके साथ में मैंने 6 प्रोजेक्ट किए थे, शॉर्ट फिल्में थी, उनमें से बहुत सारे मतलब जैसे पन्याई हुआ और बचाव होगा, बदलाव हुआ, और शादी की कोचिंग, मुझे तो एकदम अटेंडली याद भी नहीं आ रहा। मैं आपको बता देता हूँ, आप संतोष याग्निक जी को किस OTT पे देखना चाहते हैं उस OTT पे देख सकते हैं। आपको वो MX प्लेयर पे भी मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएंगे, G5 पर भी मिल जाएंगे, G5 हुआ, बहुत सारे NTV हुआ, NTV पे भी मिल जाएंगे। बस खुशी की बात है प्रिंस भाई कि मतलब आप लोगों के प्यार से और हमारे सीनियर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके आशीर्वाद से, भगवान प्रभु महादेव की प्रेरणा से और माता पिता की कृपा से, कि आज अभी मैंने 7 साल के स्ट्रगल पीरियड में ऐसी चीज़ का मोहताज नहीं हूँ मैं, कि थैंक्स गॉड यार मैंने नेटफ्लिक्स पे काम नहीं कर पाया। आप लोगों की कृपा से सभी OTT प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला एक एक प्रोजेक्ट करने का, और ऑल ओवर इंडिया के लिए तो मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार 70 MM पे आ चुका हूँ। सब आप लोगों का प्यार है, वो तो बहुत ही बढ़िया चीज रहती है, और हर कलाकार के लिए ताली ही सबसे बड़ा एक मनी रहती है, मतलब जो पैसा जो मिलता है, या ताली बच जाए ऑडियंस की तो वो उसके लिए काफी रहता है। नहीं, ताली की बात करो तो ताली ऐसा है कि एक बहुत सारे देखो कलाकार अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, हर आदमी का अलग अलग सोचना होता है, अलग अलग मानना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट ताली का भूखा होता है, आर्टिस्ट ताली ठीक है, लेकिन मैं अपने तरीके से बोलूंगा कि नहीं, यहाँ ताली से काम नहीं चलता है, पैसा भी ताली से भी काम चलता है। अगर ताली है तो वो ताली भी अच्छी लगेगी, अगर ताली नहीं है तो ताली अच्छी नहीं लगती। लेकिन हमारी एक पूरी शिद्दत के साथ मैं इसकी पूजा करता हूँ, हर प्रोजेक्ट को मैं अपना एक तरह से पूजा मानता हूँ, तो पूजा के रूप में करता हूँ, और ये हमारा शौक है, और ये हमारा जुनून है, और ये हमारा प्रोफेशनल भी है। मैं मतलब इन चीज़ों को बोले भाई साहब, मैं एक बस
दो लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, इसके बाद में इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। मैं हर आर्टिस्ट से एक चीज पूछता हूँ, जो हमारे जो नए युवा हैं वो सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं बॉम्बे की मैं स्टार बनूंगा, जिसमें बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, और वहां पर जाकर के उनका कुछ नहीं होता है, बेचारे कहीं गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो भाई साहब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या पहले को उन्हें नौकरी करना चाहिए वहां पे बॉम्बे में जाकर के स्ट्रगल के लिए? पहले एक नौकरी पकड़नी चाहिए उन्हें? पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना? देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जिससे हमारे युवा साथियों का करियर मतलब डूबने से बच सकता है, ऐसा सवाल है आपका जी। कि जैसे आपने बोला अभी कि पढ़ाई करना चाहिए या सरवाइव के लिए। देखो, कोई काम करो, अब मुंबई है तो सपना लेके तो सभी जाते हैं, जी। लेकिन सरवाइव करना, जब आप जिंदा रहोगे तभी तो आप कामयाब होंगे, हम्म। तभी तो आप सफलता प्राप्त करोगे। जब आप भूखों ही मर जाओगे वहाँ पर, तो उस टाइम का जो पहले जो स्ट्रगल था तो कुछ और अलग जमाना था, आज का स्ट्रगल और है। तो हम उन लड़कों के लिए यही बोलेंगे कि उनको क्या है कि वो बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो बाद में क्या होता है, जो समय निकल जाता है ना, तो फिर इधर के रहते हैं ना, फिर उधर के रहते हैं। फिर बंदे का दिमाग खराब होता है, तो थोड़ा इरिटेट हो जाता है अपने आप में। तो मैं तो उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि काम अच्छा है, बुरा नहीं है, इंडस्ट्रीज में काम करना कोई बुरा नहीं है। और ये लोग बोलते हैं ये कैरियर नहीं है, मैं कहता हूँ कैरियर है, ये बहुत अच्छा कैरियर है, लेकिन आप सोच समझ के इसमें काम करें। सोच समझने का मतलब है कि आप जैसे मुंबई जा रहे हैं तो आप अपने आप को इतना फिट कर लें कि हम एक कैमरा के सामने एक ऑडिशन दे सकें, जो प्रॉपर ऑडिशन आर में होते हैं, कास्टिंग एजेंसियां हैं, तो आप अपना इंट्रो ऑडिशन दे सकते हो। और दूसरी बात, सरवाइव करने के लिए कम से कम माँ बाप पे इतना आप बोझ न बनो, क्योंकि ये डिसीजन आपका है कि मैं इस लाइन में काम करूंगा। कि पता चले कि आप अपने पापा से पैसा मंगा रहे हो, पापा बेचारे सोच रहे थे कि चलो ये पढ़ेगा लेकर, हाँ पढ़ाई लिखाई की बात आई तो कोई भी काम, जैसे लड़के हमारे 16 साल 18 साल के लिए बोल रहे हैं, तो उनको पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई से बहुत कुछ नॉलेज भी मिलता है, बात करने का सलीका मिलता है, एक दूसरे का सम्मान करने का बहुत कुछ सीखते हैं, दुनियादारी के बारे में पता चलता है। तो पढ़ाई, हमारी एजुकेशन बहुत जरूरी है। और एजुकेशन करने के बाद आप ये फील्ड चुन सकते हैं, और फील्ड आप विवेक से चुनिए, यहाँ से मत चुनिए दिल से। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं दिल से करूंगा, मैं जुनून, नहीं, ये सब गलत है, सब बकवास है मेरे हिसाब से। कि आप दिमाग से कोई काम करोगे तो वो काम फेल नहीं होगा, क्योंकि दिमाग वही बोल देगा जो सही होगा, सही गलत का आप उसमें आप मतलब डिसीजन ले सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप को मतलब जो है कोई काम दिमाग से करिए। आप वहां जाओगे तो आप ये भी सोचोगे नहीं यार मैं रुकूंगा कहाँ, यार मैं वहां रुकूंगा शेयरिंग में, तो नहीं यार मैं खाऊंगा क्या, तो क्या दिमाग सोच रहे तो आप दिमाग की न्याय भी करेंगे, तो आप वहां सर्वाइव करने के लिए कुछ करोगे। तो और दूसरी बात, टाइम वेस्ट। अब टाइम वेस्ट तो देखो होता ही है इसमें, लेकिन टाइम वेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी लड़का लड़कियां शाम को निकलती हैं, इधर उधर जाती हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, चलो कहाँ जा रहे हैं, ऑडिशन देने जा रहे हैं। अब कौन ऑडिशन दे रहा है, क्या ऑडिशन हो रहा है, उनको खुद ही में पता नहीं, उन्हीं के साथ में आप रहते हैं कि ऑडिशन दे, तो आपके 2-4-6 साल कब ऐसे बर्बाद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप ऐसे लड़कों की संगत करिए जो एक्चुअल में जो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, उनको कुछ बनना है। और सबसे बड़ी बात इसमें प्रिंस जी मैं ये बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी संगत आपकी संगत किस लोगों से है, मतलब कौन से लोग हैं, किसके साथ आप समय देते हैं, किनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं, किनके साथ जाते हैं, वो आपको बहुत सफलता में बहुत बड़ी उपलब्धि देगा। क्योंकि आपकी अगर संगत सही नहीं है तो शायद आपका जीवन निकल जाएगा, आप मतलब जो है सफलता नहीं पा पाओगे। और दूसरा कहने का मतलब ये है कि सफलता के लिए हमको लग के काम करना पड़ता है, और अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो आपका व्यक्ति का जो स्ट्रगल है वो सारा का सारा बच जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया संतोष याग्निक के साथ जी के साथ में मिलकर के। संतोष याग्निक जी अभी इतने बड़े मतलब आर्टिस्ट बन गए, इतनी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, तब भी ये तो उनका बड़प्पन है जो नहीं कर रहे हैं, तब भी डाउन टू अर्थ रहते हैं। लेकिन आर्टिस्ट वो ही है, भले वो बड़े लेवल पे चला जाए, लेकिन वो बिल्कुल सिंपली आपसे बात करे, आपके साथ बैठे, वही सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता है। प्रिंस जी मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपकी बात रोक के, कि जो आप कह रहे हो बड़ा छोटा, कहने का मतलब हम यही बोलते हैं कि हम लोगों में कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़ा छोटा ऊपर वाला है, वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है हैं।
हम लोगों के लिए एक मंच है, हम लोग काम कर रहे हैं। और एक एक्टिंग के जरिए जो मैं स्टार सुपरस्टार बनने का सपना देखता हूँ और जो मूवियों में काम करता हूँ, तो मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, इस सुपरस्टार के ऊपर एक सुपरस्टार है जिसका नाम है मानवता। मानवता। या आप मानवता में रहेंगे ना तो आप सबसे बड़े सुपरस्टार कहलाए जाओगे। नहीं, आप कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाओ, अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप मेरी नज़र में क्या, जनता की नज़र में भी कोई सुपरस्टार। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानवता बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए, आपने देखा कितने सरल स्वभाव के हमारे संतोष याग्निक जी हैं। तो इसी के साथ में आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम एक नए कलाकार के साथ में आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में वार्तालाप करेंगे। तो अभी के लिए आपसे नमस्कार, यही समाप्ति। जय हो।